हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में देखेंगे कि ये मास्टर क्लासिफिकेशन टेबल जो है रॉक्स के उसको एक साथ देखने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही रॉक है लेकिन अलग अलग क्लासिफिकेशन में क्यों आता है, कैसे आता है, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या हैं, ठीक है, उसको हम समझने वाले हैं और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हम याद करने वाले हैं। मतलब कॉन्सेप्ट के थ्रू याद करने वाले हैं, रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल एकदम। अगर इसके कॉन्सेप्ट समझ गए तो मुझे नहीं लगता कि एक भी यहाँ पर आपके एग्जाम में छूटेगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा होते हैं वो आपको बाद में याद करने पड़ सकते हैं, लेकिन खास करके जैसे रंगवालक की किताब है, रंगवालक की बुक में जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं सबको मैं उठा लिया हूँ और उसमें तो कम दिए नहीं रहते हैं, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो ये है ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट को समझते हैं कि ये इग्नियस भी है, प्लूटोनिक भी है, अनस्ट्रेटिफाइड भी है और सिलीसियस भी है। क्यों भाई, ज़रा समझते हैं। तो ग्रेनाइट को समझने के लिए केवल एक बात को ध्यान रखना है कि ये जो है वो पृथ्वी के बहुत अंदर में यानी कि डीप अर्थ में मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनती है, ठीक है। और गहराई में जो टेम्परेचर है बहुत अधिक होने के कारण कूलिंग भी इसकी बहुत धीमी होती है। इसलिए क्वार्ट्ज है, चाहे फेल्सपार है, चाहे तो माइका है, ये जो तीनों मिनरल्स होते हैं इसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनने का इसको बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि पर्याप्त समय मिल जाता है, ठीक। तो इसी कारण से ग्रेनाइट जो है इसमें क्रिस्टल्स नंगी आँखों से भी आसानी से दिखाई देती हैं, है ना। और क्योंकि ये सीधे मैग्मा से बनी है इसलिए ये इग्नियस रॉक है, क्लियर है। और चूंकि इसका निर्माण पृथ्वी के बहुत अधिक गहराई में हुआ है इसलिए हम इसको प्लूटोनिक कह देते हैं, है ना। प्लूटोनिक को इंट्रूसिव इग्नियस रॉक भी कहते हैं। और मैग्मा एक साथ ठंडी होकर के ठोस बनी थी इसलिए इसमें सेडिमेंट्री रॉक जैसी लेयर्स तो होगी नहीं, इसलिए ये अनस्ट्रेटिफाइड भी हैं, ठीक। और ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज जो है यानी कि सिलिका की मात्रा अधिक होती है इसलिए केमिकल क्लासिफिकेशन में इसको हम क्या कह देते हैं, सिलीसियस रॉक्स कह देते हैं। तो क्वार्ट्ज के कारण ग्रेनाइट जो है ये बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि क्वार्ट्ज जिसमें भी होगा यानी सिलिका जिसमें भी होगी, है ना, तो वो क्या होता है, वो हार्ड होता है। तो क्वार्ट्ज के कारण ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ड्यूरेबल भी होता है और वेदर रेसिस्टेंस भी होती है क्वार्ट्जाइट, क्लियर है। और इसलिए इसका उपयोग बिल्डिंग स्टोन में, मॉन्यूमेंट्स में और फ्लोरिंग में भी, फ्लोरिंग मतलब जो फर्श हम बनाते हैं उसमें भी बहुत ही व्यापक रूप से किया जाता है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ ध्यान रखोगे कि डीप कूलिंग है, लार्ज क्रिस्टल्स बनते हैं, क्वार्ट्ज है, फेल्सपर है, माइका है ना, और बिल्डिंग स्टोन है। ये सारी बातें अगर आपके एग्जाम में हिंट दे दिया तो समझ आना कि ये ग्रेनाइट की बात हो रही है। तो आप समझ गए कि इग्नियस क्यों है, प्लूटोनिक क्यों है और अनस्ट्रेटिफाइड क्यों है और सिलीसियस क्यों है ये। अब बात करते हैं डोलेराइट, जिसको डायाबेस भी कहते हैं। तो डोलेराइट को ग्रेनाइट और बेसाल्ट के बीच की रॉक को समझिए। जैसे देखो यहाँ पर डाया है ना, डाया तो हम लोग एक सर्कल में पढ़ते हैं ना, डायामीटर मतलब बीचों बीच वाला। तो इसी तरीके से इसको भी समझो कि डोलेराइट या फिर डायाबेस जो है ये बीचों बीच वाला है। बीचों बीच वाला कहने का मतलब सबसे अंदर प्लूटोनिक बनता है, सबसे ऊपर वोल्केनिक बनता है और बीच में होता है हैपेबेसल। तो डायाबेस क्या है, हैपेबेसल, बीचों बीच वाला, क्लियर है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि डोलेराइट को हम ग्रेनाइट और बेसाल्ट के बीच वाला रॉक समझते हैं। मैग्मा पृथ्वी के अंदर से थोड़ी ऊपर उठ जाती है लेकिन सरफेस तक भी पहुँचने से पहले ही कम गहराई में, जिसको हम कह देते हैं शैलो डेप्थ, है ना, शैलो डेप्थ। तो क्या होता है वहाँ पर शैलो डेप्थ में ही ये ठंडी हो जाती है। इसीलिए इसकी कूलिंग जो है वो ग्रेनाइट से तेज़ होती है लेकिन बेसाल्ट से धीमी होती है, जिसके कारण इसमें मीडियम साइज़ के क्रिस्टल्स बनते हैं। क्योंकि ये भी मैग्मा से बनी होती है इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, इग्नियस रॉक्स कह देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका निर्माण जो है ना बहुत ही अधिक गहराई में होता है और ना ही सरफेस पर होता है, इसलिए इसको हम हैपेबेसल कह देते हैं या फिर सब वोल्केनिक भी कह देते हैं, क्लियर है। और मैग्मा एक साथ ठंडी हुई थी इसलिए इसमें लेयर्स नहीं होती और इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड कह देते हैं। और इसमें भी सिलिका ही प्रमुख रूप से केमिकल कंपोजिशन इसमें होता है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, सिलीसियस रॉक्स कह देते हैं, है ना। और डोलेराइट अक्सर जो है वो कौन से रूप में मिलती है, डाइक के रूप में, पढ़ाते वक्त भी बताया था, है ना, डाइक के रूप में या फिर सील के रूप में मिलती हैं, ठीक है, सील के रूप में या फिर डाइक के रूप में ये मिलती हैं। तो सील और डाइक जहाँ भी आपको दिखाई देगा तो समझ आना कि किसकी बात हो रही है, डायाबेस या फिर डोलेराइट की बात हो रही है।
स्पष्ट है सारी बातें? तो यहाँ आप समझ गए। और डाइक और सील के रूप में मिलती है क्योंकि ये जो मैग्मा है वो चट्टानों की दरारों में भर करके वहीं ठंडी होती है, इसलिए इसको डाइक और सील जैसे शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो डाइक हो, सील हो, मीडियम क्रिस्टल्स हो, शैलो इंट्रूजन हो, फिर शैलो डेप्थ हो, तो ये सारे अगर बातें होंगी तो समझ जाओगे कि डोलेराइट और फिर डायाबेस की बात हो रही है। अब बात करते हैं सबसे ऊपरी परत में बनने वाले जो मैग्मा से बनने वाला रॉक है उसके बारे में। तो वो कौन सा होता है? बेसाल्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो बेसाल्ट है, ये इग्नियस है, वोल्केनिक है, अनस्ट्रेटिफाइड है और सिलीसियस है। तो बेसाल्ट तब बनती है जब मैग्मा वोल्केनो से बाहर निकल करके लावा बन जाती है और पृथ्वी के ऊपरी सतह पर बहुत ही तेज़ी से ठंडी हो जाती है ना। और कूलिंग इतनी तेज़ होती है कि मिनरल्स को बड़े क्रिस्टल्स बनने का समय ही नहीं मिलता, और इसीलिए बेसाल्ट जो है वो फाइन ग्रेन्ड होती है। क्या होती है? फाइन ग्रेन्ड होती है। और इसके क्रिस्टल सामान्यतः नंगी आंखों से हम नहीं देख पाते हैं ना, इसके क्रिस्टल नहीं दिखाई देते। चूँकि ये लावा से बनी है इसलिए क्या है? बेसाल्ट इग्नियस रॉक्स है ना, इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। स्पष्ट है? और सरफेस पर बनने के कारण इसको हम क्या कह देते हैं? वोल्केनिक रॉक कह देते हैं। और फिर एक्सट्रूसिव रॉक भी कहते हैं वोल्केनिक को। और लावा एक साथ ठंडी होती है इसलिए इसमें भी सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे लेयर्स नहीं होती, और यह क्या हो जाता है? अनस्ट्रेटिफाइड हो जाता है, क्योंकि उसके लिए समय होता है लेयर्स बनने के लिए। फिर है कि इंजीनियरिंग जियोलॉजी में बेसाल्ट को सामान्य रूप से हम क्या मानते हैं? सिलीसियस रॉक्स भी मानते हैं, है ना। और बेसाल्ट का रंग अगर देखोगे तो थोड़ा सा डार्क होता है, यानी गहरा रंग होता है उसका, क्योंकि इसमें आयरन और मैग्नीशियम वाले मिनरल्स बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखोगे बेसाल्ट में कौन कौन से होते हैं? मैग्नीशियम और आयरन के भी मिनरल्स होते हैं, इसलिए उसका कलर जो है वो डार्क होता है। हालांकि इसमें सील का जो है क्वार्ट्ज होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं? इसलिए इसको हम सिलीसियस रॉक कह देते हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? फिर बात करते हैं यहाँ पर ट्रैप के बारे में, जिसको हम डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं। ये है ट्रैप जिसको डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं। क्या है ये? इग्नियस है, वोल्केनिक है, अनस्ट्रेटिफाइड और सिलीसियस है, मतलब बेसाल्ट जैसा ही है। ये तो बेसाल्ट जैसा ही है ना। तो ट्रैप वास्तव में कोई अलग रॉक होती नहीं है, बल्कि बार बार निकली हुई बेसाल्टिक लावा फ्लोज से बना हुआ एक विशाल सा क्षेत्र को हम कह देते हैं क्या? ट्रैप बोल देते हैं, जिसको डेक्कन ट्रैप कहते हैं, मतलब दक्कन के पठार का नाम सुने होंगे। तो करोड़ों वर्षों पहले भारत के जो पश्चिमी और मध्य वाला भाग, मतलब कि मध्य प्रदेश ले लो और उधर साउथ वाला, ठीक है, साउथ वाला एरिया जो आपके तमिलनाडु और इधर केरला कर्नाटक हो गया, कर्नाटक खास करके, ठीक है। तो ये इन भागों में क्या होता है कि फीजर्स होते हैं, मतलब कि दरारें होती हैं, उससे बार बार बेसाल्टिक लावा निकलती हैं। ठीक, तो प्रत्येक लावा फ्लो ठंडी होकर के, लावा का जो फ्लो है वो ठंडी होकर के बेसाल्ट बनी। ठीक है, वो क्या बनी? बेसाल्ट बनी। बाद में नदियों और वर्षा ने क्या किया? इन लावा फ्लोज को काट काट करके पूरा क्षेत्र में सीढ़ी नुमा, मतलब स्टेप है ना, स्टेप जैसा बना दिया। कुछ समझ रहे हो? तो एक सीढ़ी जैसा दिखाई देने लगा, और इसी के कारण इसका नाम जो है ट्रैप पड़ा, जो कि एक फॉरेन वर्ड है जिसका मतलब होता है, वो ट्रैपा वर्ड से आया है, जिसका मतलब भी होता है सीढ़ी, है ना। उसका मतलब भी होता है क्या? सीढ़ी होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो चूँकि इसका मूल रूप जो है वो बेसाल्ट है, और बेसाल्ट क्योंकि इग्नियस है इसलिए भी इसको हम क्या कह देते हैं? इसलिए इसको हम इग्नियस कह देते हैं। और ये ऊपर सरफेस पे आकर के ठंडी होती है मैग्मा, है ना, लावा से, तब इसको हम वोल्केनिक कह देते हैं। और क्योंकि ये जल्दी जल्दी ठंडी हो जाती है, इसको समय नहीं मिलता लेयर बनाने के लिए, इसलिए इसको अनस्ट्रेटिफाइड कह देंगे। और इसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या है? इसमें क्या है? सिलिका के कंटेंट है, इसलिए इसको सिलिसियस भी कह देते हैं। ठीक, तो ध्यान रखोगे। फिर है अगला क्या है आपका? सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन यहाँ पर ज़रा बात करते हैं। सैंडस्टोन है, ये सेडिमेंट्री है, मैकेनिकल है और स्ट्रेटिफाइड है और सिलीसियस है। अब यहाँ समझो, सैंडस्टोन का नाम ही उसकी कहानी बता देता है। एक बात स्पष्ट है, क्योंकि सैंडस्टोन में सैंड छुपा हुआ है। तो जब बड़ी चट्टानें वेदनी के कारण टूटती हैं तो उनका एक भाग जो रेत होता है, सैंड होता है, वो बन जाता है। और ये रेत जो है वो नदियों के द्वारा, हवा के द्वारा, समुद्र के द्वारा दूर तक ले जाई जाती है ना, ट्रांसपोर्ट करके, और धीरे धीरे परतों के रूप में जमा होती रहती है। बाद में इन रेत के कण के बीच क्या होता है? प्राकृतिक
सीमेंटेशन होता है, मतलब सिलिका है, कैल्साइट है, आयरन ऑक्साइड है ना, वो सब भर जाते हैं और वे आपस में जुड़ करके सैंडस्टोन बना देते हैं। तो इसके बनने की कहानी आप समझिए कि सैंडस्टोन के बनने की क्या कहानी है। ठीक है, तो चूंकि ये पहले से बनी हुई रॉक के टूटे हुए कणों से बनी है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं हम, सेडिमेंट्री रॉक कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण मैकेनिकल वेदरिंग से होती है और रॉक के फ्रेगमेंट्स के जमाव से हुआ है, इसलिए इसको हम मैकेनिकल भी कह देते हैं और मैकेनिकल को क्लास्टिक रॉक भी कहते हैं, है ना। तो ये क्लास्टिक भी कह देंगे इसको। और रेत के अलग अलग समय पर परतों में जमा हुई थी, इसलिए स्ट्रेटिफाइड भी हो गई, है ना। तो स्ट्रेटिफाइड भी है ये। और अधिकांश जो है सैंडस्टोन में क्वार्ट्ज की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो क्वार्ट्ज लगभग शुद्ध सिलिका ही है एक तरीके से, है ना। शुद्ध सिलिका को ही हम क्वार्ट्ज कहते हैं, इसलिए केमिकल क्लासिफिकेशन में इसको हम किसमें रखते हैं, सिलीसियस में रखते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। तो यही कारण है कि अच्छी क्वालिटी की जो सैंडस्टोन होती है वो काफ़ी हार्ड भी होती है, क्योंकि उसमें क्वार्ट्ज होता है और वेदर रेसिस्टेंस भी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अगला है ग्रेवल। यहाँ पर है ग्रेवल। ये सेडिमेंट्री है, मैकेनिकल है और स्ट्रेटिफाइड है। तो ग्रेवल वास्तव में एक सेडिमेंट्री रॉक बनने से पहले की सबसे मोटी वाली जो क्लास्टिक मटेरियल होती है, मैकेनिकल मटेरियल होती है, यानी कि बड़े बड़े जो टूटते हैं वो होती है। और जब बड़ी चट्टानें टूटती हैं तो उनके कुछ टुकड़े जो हैं इतने बड़े होते हैं कि वे सैंड बन ही नहीं पाते, है ना। और इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, इन्हीं को हम ग्रेवल कह देते हैं। तो नदी है या फिर बर्फ़ की जो नदियाँ हैं, इन्हें थोड़ी दूर तक ले जाकर के कहीं जमा कर देती हैं, और यदि यही ग्रेवल बाद में सीमेंट हो करके रॉक बन जाए तो सामान्यतः वो क्या हो जाती है, कॉन्ग्लोमेरेट बन जाती है, या फिर ब्रेसिया जैसी रॉक का भाग बनती है ना, जिसको हम इसी में देखेंगे आगे। क्लियर है। तो इसलिए ग्रेवल को समझना जरूरी है, क्योंकि यही आगे दो अलग अलग रॉक्स की शुरुआत है, किसके किसके, कॉन्ग्लोमेरेट की और ब्रेसिया की। और इसका निर्माण भी पुराने रॉक्स के टूटने और जमने से होता है, इसलिए ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। और मैकेनिकल श्रेणी में आता है, और इसका जमाव जो है वो क्या होता है, परत बाय परत में होता है, इसलिए ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड भी है। इस बात को भी आप समझ गए। बात करते हैं यहाँ पर कॉन्ग्लोमेरेट। तो सेडिमेंट्री है, मैकेनिकल है, स्ट्रेटिफाइड है, और ब्रेसिया भी सेडिमेंट्री, मैकेनिकल और स्ट्रेटिफाइड है, मतलब ये तीनों लगभग एक जैसे हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या, कॉन्ग्लोमेरेट की। तो कॉन्ग्लोमेरेट को समझने का सबसे आसान तरीका है क्या, राउंडेड ग्रेवल। मतलब ये ग्रेवल जो है ये अगर बिल्कुल ही राउंड राउंड हो, पूरा गोल गोल हो, तभी इसको हम क्या कह देते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट कह देते हैं। तो जब ग्रेवल के टुकड़े जो है वो नदी में बहुत लंबी दूरी तक बहते हैं, तो वो आपस में क्या करते हैं, आपस में और नदी के तल से टकरा करके क्या करते हैं, वो एब्रेशन होता है उसमें, मतलब रगड़ होता है। तो वही रगड़ के कारण उनके नुकीले किनारे घिस करके क्या हो जाते हैं, राउंड राउंड शेप में हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। ठीक है, और बाद में यही राउंडेड पेबल्स जो हैं जब प्राकृतिक सीमेंट द्वारा जुड़ जाते हैं तो इसको ही क्या बना देता है, वो कॉन्ग्लोमेरेट बना देता है, मतलब कॉन्ग्लोमेरेट हो जाता है। तो इसलिए भी यह क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। क्यों है समझ गए, है ना, क्योंकि बह करके आता है कहीं दूर से, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो पहले मौजूद रॉक्स के टुकड़ों से हुआ है, इसलिए ये क्या है, सेडिमेंट्री है। मैकेनिकल रॉक्स है, मैकेनिकल रॉक्स है क्योंकि इसके फ्रेगमेंट्स जो हैं वो मैकेनिकल वेदरिंग से बने थे। और स्ट्रेटिफाइड है, यानी कि नदी द्वारा लेयर वाइज डिपोजिशन के होने के कारण ये हुआ है, इसलिए स्ट्रेटिफाइड भी है। बात करते हैं यहाँ पर शेल के बारे, ब्रेसिया के बारे में देख लेते हैं पहले। ब्रेसिया जो है ये कॉन्ग्लोमेरेट जैसी ही है। ठीक है, ग्रेवल जो है जरूरी नहीं कि पूरा राउंड राउंड है, वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कॉन्ग्लोमेरेट जो है ये इसका ही जो नुकीला वाला पार्ट है वो टूट करके पूरा राउंड राउंड हो जाए तो उसको कॉन्ग्लोमेरेट कह देंगे। अब ब्रेसिया की अगर बात करते हैं तो कॉन्ग्लोमेरेट जैसे ही है, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसमें। यहाँ भी रॉक पहले टूटती है, लेकिन उसके टुकड़े नदी या हवा द्वारा बहुत दूर तक नहीं ले जाए जाते, इसलिए इन्हें घिसने का समय नहीं मिलता, और उनके किनारे वाले जो नुकीले किनारे जो हैं वो नुकीले बने रहते हैं, एंगुलर शेप में बने रहते हैं, इस तरीके से बने रहते हैं। ठीक है, और बाद में यही एंगुलर फ्रेगमेंट जो है वो सीमेंट होकर के एक साथ जमा होने से वो ब्रेसिया बनाते हैं। इसलिए ब्रेसिया भी सेडिमेंट्री रॉक है ना, सेडिमेंट्री रॉक है। क्यों, क्योंकि ये पहले से बनी रॉक्स के टूटे हुए टुकड़ों से बनी है, और मैकेनिकल भी है ये, मैकेनिकल क्यों, क्योंकि इसका निर्माण भी मैकेनिकल वेदरिंग से हुआ है। और स्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफाइड इसलिए भी है क्योंकि इसका डिपोजिशन लेयर वाइज होने के कारण हुआ है। ठीक है, लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होता चला गया, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड कह देते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर शेल के बारे में। यहाँ क्या है, शेल।
शेल जो है वो क्या है, शेल को समझने से पहले आपको क्या समझना होगा, शेल को समझने से पहले क्ले को समझना होगा, है ना, क्योंकि इसका मुख्य घटक जो है वो क्ले ही है। जब बड़ी चट्टानें लाखों वर्षों तक वेदरिंग से टूटती रहती है तो वो क्या करती है कि केवल ग्रेवल और सैंड ही नहीं बनाती, बल्कि बहुत ही महीन फाइन कण भी बनाती है, एकदम रेत से भी बारीक कण बनाती है ना, जिसको हम क्या कह देते हैं, क्ले कह देते हैं। ठीक है। फिर क्ले के ये जो सूक्ष्म कण हैं, छोटे छोटे कण हैं, वो नदी के द्वारा झील और फिर नदी के शांत भाग या समुद्र तक पहुंचते हैं। चूँकि ये बहुत ही हल्के होते हैं इसलिए जल्दी नहीं बैठते, पानी शांत होने पर धीरे धीरे नीचे बैठते हैं और लाखों वर्षों तक एक के ऊपर एक, है ना, परतों में जमा होते रहते हैं। बाद में यही क्ले जो है कॉम्पैक्शन से शेल में बदल जाते हैं। समझ गए बात। तो इसी कारण शेल जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक है क्योंकि डिपोजिशन से बनी है ना। और ये मैकेनिकल क्लास्टिक रॉक है क्योंकि क्ले भी पहले से मौजूद रॉक्स के टूटने जो मैकेनिकल वेदरिंग है उससे बनी थी। फिर है स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि क्ले लेयर बाय लेयर जमा हुई थी इसलिए शेल स्ट्रेटिफाइड होती है और आसानी से पतली पतली शीट्स में भी ये टूट जाती है। तो केमिकल कंपोजिशन की दृष्टि में देखें तो इसमें क्ले मिनरल्स है। क्ले मिनरल्स कहने का मतलब आर्जिला है। आर्जिला कहने का मतलब यहाँ पर Al2O3 है, मतलब एल्यूमिनिया सबसे एल्यूमिना जो है वो सबसे अधिक है, इसीलिए इसको आर्जिलेसिस रॉक भी कहा जाता है। ठीक है। और बाद में यही शेल जो है वो आगे हीट और प्रेशर मिलने पर स्लेट में बदल जाती है। क्लियर है सारी बातें। फिर बात करते हैं यहाँ पर लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन जो है ये बिल्कुल ही सैंडस्टोन से अलग है क्योंकि यहाँ कोई रॉक टूट करके नहीं आई है, इसके बजाय समुद्र है, झील है या फिर अन्य जो जलाशय होते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुले हुए रहते हैं। समय आने पर ये क्या होता है कि पानी से बाहर निकल करके, जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, मतलब नीचे जमा होने से, है ना, पानी में कहीं नीचे जमा हो जाता है और लाखों वर्षों तक ये परत दर परत जमा होते जाता है। ठीक है। और इसी से ये लाइमस्टोन बन जाता है। तो कई बार केवल केमिकल प्रोसेस से ही ये बनती है और कई बार समुद्री जीवों के सेल से भी बनती है। समुद्री जीवों के सेल कहने का मतलब जैसे सेल हम बोलते हैं शंख वाला पार्ट को, है ना, जो जिससे शंख बनता है ना, तो जीवों के अवशेष है वो, तो वो शेल से भी बनती है। इसलिए लाइमस्टोन केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों प्रकार के सेडिमेंट्री रॉक से मिल करके बनती है। ठीक है। मतलब दोनों सेडिमेंट्री रॉक्स में मिल सकती हैं ये, केमिकल भी और ऑर्गेनिक भी। तो जब लाइमस्टोन केवल केमिकल प्रेसिपिटेशन से बनी हो तब इसे हम क्या कह देते हैं, सेडिमेंट्री कह देते हैं। क्लियर है। और फिर क्या होता है, केमिकल जो है और स्ट्रेटिफाइड ये माना जाता है। आप मतलब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, है ना। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट सबसे अधिक होता है इसलिए इसको हम कैलकेरियस रॉक्स भी कह देते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी पहचानने की एक लाइमस्टोन को सबसे बड़ी जो पहचानने का एक जो तरीका होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो डाइल्यूट HCl आपको लेना है। ठीक है। डाइल्यूट HCl ले लोगे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ले लोगे वो भी डाइल्यूट में, और अगर आप लाइमस्टोन पर डाल दोगे तो एक एफरवेसेंस यानी कि फिजिंग होती है, इस तरीके की आवाज़ आएगी, है ना, मतलब लग रहा है कि मतलब हिसिंग की साउंड, मतलब फिजिंग उसको कहते हैं, एफरवेसेंस कहते हैं। तो इस तरीके की साउंड आती है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होता है, इसमें लाइमस्टोन में तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसमें जब HCl डालते हैं तो CO2 गैस निकलती है और ये गैस निकलती है इसीलिए ये आवाज़ आती है फिजिंग की या फिर एफरवेसेंस। यही लाइमस्टोन आगे मेटामॉर्फिज्म के बाद मार्बल बन जाती है, लेकिन मार्बल भी केमिकल कंपोजिशन के आधार पर कैलकेरियस ही रहती है। अब हम अगला क्या देखेंगे, जिप्सम को देखेंगे। यहाँ पर है जिप्सम। जिप्सम जो है ये सेडिमेंट्री है, केमिकल है और स्ट्रेटिफाइड है। तो जिप्सम की जो कहानी है वो समुद्र या खारे पानी की झील से शुरू होती है। ठीक है। तो ऐसे जलाशय में क्या होती है कि बहुत से मिनरल्स घुले रहते हैं और गर्म और जिसको बोलते हैं हॉट एंड एरिड। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि गर्म और जो मतलब हॉट और एरिड जलवायु होता है उसमें पानी धीरे धीरे इवापोरेट होने लगे तो पानी कम होता जाता है लेकिन मिनरल्स बाहर निकलने लगते हैं। सबसे पहले कुछ मिनरल्स, फिर बाद में जिप्सम, मतलब कैल्शियम सल्फेट 2H2O इसका फार्मूला होता है। तो ये जो है जिप्सम वो क्रिस्टल के रूप में नीचे जमा होने लगती है और लाखों वर्षों तक यही प्रक्रिया चलने पर वो जिप्सम रॉक बन जाती है। क्लियर है। तो चूंकि जिप्सम पानी में घुले हुए केमिकल के जमाव से होता है, मतलब केमिकल प्रेसिपिटेशन से बनी है, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, सेडिमेंट्री रॉक कह देंगे।
और केमिकल रॉक भी कह देंगे क्योंकि इसमें इसका जो केमिकल कंपोजिशन है अपना, ठीक है, मतलब कैल्शियम सल्फेट है, और इसका जमाव जो होता है वो परत दर परत होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड कह देते हैं। तो जिप्सम को कैलकेरियस नहीं कहा जाता। सबसे पहली बात ये कि ध्यान रखना कि केमिकल कंपोजिशन इसका कैल्शियम सल्फेट है, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट है ही नहीं तो इसको हम कैलकेरियस नहीं कहते। क्लियर है यहाँ तक? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिप्सम का उपयोग हम पेरिस ऑफ प्लास्टर यानी कि पीओपी जिसको कहते हैं, उसको बनाने में हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइज़र के रूप में भी इसका इस्तेमाल कई बार हम करते हैं, ठीक है, मतलब फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर रॉक सॉल्ट है, जिसको हम सेंधा नमक कह देते हैं, हेलाइट इसको कहा जाता है। यहाँ पर है ये सेडिमेंट्री है, केमिकल है और स्ट्रेटिफाइड है। तो रॉक सॉल्ट की कहानी बिल्कुल ही जिप्सम जैसी होती है। समुद्र या खारे पानी की झील में सोडियम क्लोराइड जो है यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये पहले से घुला रहता है। जब पानी लगातार वाष्पित होता रहता है, मतलब इवेपरेट होते रहता है, तो अंत में सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स नीचे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, मतलब नीचे जमा हो जाते हैं। और यही जमा हुआ सॉल्ट लाखों वर्षों में क्या होता है, रॉक सॉल्ट और फिर हेलाइट बन जाता है। इसलिए इसे इवेपोराइट, ध्यान रखना इसको क्या कहा जाता है, इवेपोराइट, ठीक है, इवेपोराइट सॉल्ट भी इसको कह देते हैं। किसको, ये रॉक सॉल्ट को या फिर हेलाइट को, ठीक है। तो चूंकि इसका निर्माण पानी में घुले हुए केमिकल से के जमाव से हुआ है, इसलिए क्या है, सेडिमेंट्री है और केमिकल रॉक भी है। और दूसरी बात है कि ये परत दर परत होता है, इसलिए स्ट्रेटिफाइड भी है। इसे कैलकेरियस या सिलीसियस नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन जो केमिकल कंपोजिशन है वो सोडियम क्या है, सोडियम क्लोराइड है ना, इसलिए इसको हम कैलकेरियस नहीं कहते। तो ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट है ना। कैलकेरियस होने के लिए क्या चाहिए, तीन ही तरह के हम पढ़े थे केमिकल कंपोजिशन में, तो कैलकेरियस तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। आगे बात करते हैं डोलोमाइट, यहाँ समझते हैं। यहाँ है डोलोमाइट, ये सेडिमेंट्री है, केमिकल है, स्ट्रेटिफाइड है और कैलकेरियस भी है। तो डोलोमाइट को सबसे अच्छा समझने का तरीका है कि ये मॉडिफाइड लाइमस्टोन है, ठीक है, ये मॉडिफाइड लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन का ही मॉडिफिकेशन से ये बनता है। तो प्रारंभ में क्या होता है कि समुद्र में कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव से लाइमस्टोन बनती है। बाद में यदि मैग्नीशियम रिच पानी जब उसमें है, मतलब मैग्नीशियम भी अगर उसमें है, तो उस लाइमस्टोन के भीतर से वो गुजरता है, तो धीरे धीरे उसके कुछ कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम भी आ जाता है। और इस प्रक्रिया को हम डोलोमाइटाइजेशन कह देते हैं, डोलोमाइटाइजेशन, ठीक है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम भी आ जाता है कैल्शियम के साथ साथ। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि साधारण सा लाइमस्टोन बदल करके डोलोमाइट हो जाता है। इसका फॉर्मूला देख लो, मैं एक बार लिख देता हूँ। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट को कह देते हैं हम क्या, इसके कार्बोनेट को हम कह देते हैं डोलोमाइट, ठीक है। तो कैल्शियम के कार्बोनेट के कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के कार्बोनेट है ये, ठीक है। तो इसलिए डोलोमाइट भी क्या है, एक तरीके की सेडिमेंट्री रॉक है। और केमिकल भी है, केमिकल कंपोजिशन समझिए, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये दोनों के कार्बोनेट है। स्पष्ट है सारी बातें। तो डोलोमाइट भी सेडिमेंट्री रॉक है, क्योंकि इसका मूल निर्माण क्या हुआ, समुद्री जमाव से हुआ है। और ये केमिकल रॉक है क्योंकि इसका निर्माण घुले हुए केमिकल्स के परिवर्तन और जमाव से हुआ है ना। और इसका जमाव भी परतों में हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, स्ट्रेटिफाइड कह देते हैं। स्पष्ट है सारी बातें। और ये कैलकेरियस क्यों है भाई, एक बात बताओ, डोलोराइट जो है ये कैलकेरियस क्यों है? हाँ, क्योंकि इसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट है, तो इसका जो मुख्य जो केमिकल कंपोजिशन है वो कार्बोनेट है ना, इसलिए इसको हम कैलकेरियस भी कई बार कह देते हैं। हालांकि इसमें मैग्नीशियम भी होता है, फिर भी इसको हम कार्बोनेट नेचर के कारण इसको हम क्या कहते हैं, कैलकेरियस ग्रुप में रख देते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम होने के बावजूद भी, क्योंकि इसका नेचर आपका कार्बोनेट नेचर का होता है, इसलिए इसको कैलकेरियस ग्रुप में रखा जाता है। बात करते हैं यहाँ पर कोल की बात करें या लिग्नाइट की बात करें, एक ही बात है ना, क्योंकि लिग्नाइट एक तरह का कोल ही है, कोल का टाइप ही है ना। पीट पढ़े हो, एंथ्रासाइट वगैरह जो पढ़े हो, ये सारे क्या हैं, ये सारे कोल के ही टाइप होते हैं। तो अब जरा बात करते हैं, एक कोल और लिग्नाइट को एक ही तरीके से हम समझ लेंगे, ठीक है। तो अब कोल की बात करते हैं तो इसकी कहानी बिल्कुल ही अलग होती है, क्योंकि ये किसी मिनरल से नहीं बने होती है, ये
पौधे जो होते हैं, प्लांट होते हैं, उससे बनती है। करोड़ों वर्ष पहले बड़े बड़े जंगल जो है वो दलदली क्षेत्र में उगते थे। जब ये पौधे मरते थे तो पानी में डूबे रहने के कारण क्या होता था, पूरी तरह से सड़ नहीं पाते थे। तो समय के साथ इनके ऊपर नई मिट्टी, नए जो सेडिमेंट्स हैं वो जमा होते गए और धीरे धीरे इस पर प्रेशर बनता गया और हाई टेम्परेचर मिलने के कारण ये जो पौधे हैं इसके अवशेष जो हैं यानी कि रिमेन्स जो हैं वो पानी और इससे जो है वो पानी और गैस जो है निकलती गई और कार्बन की मात्रा बढ़ती गई। तो लाखों वर्षों के बाद ये जो अवशेष है वो किस में बदल गए, कोल में बदल गए। ठीक है, तो इसलिए कोल जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है। क्यों सेडिमेंट्री रॉक क्यों है, क्योंकि ये जो सेडिमेंट्स होते हैं उसके जमा होने से बनी है ना। और ये ऑर्गेनिक रॉक भी है। ऑर्गेनिक रॉक क्यों है भाई, क्योंकि ये इसका स्रोत जो है वो जीवित पौधे होते हैं, है ना। और ये है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड क्यों है, क्योंकि ये परत दर परत यानी कि कोल के जो सीम्स होते हैं उससे बनते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ये हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड कह देते हैं। तो कोल का जो मुख्य जो कंपोजिशन है वो कार्बन होता है, इसलिए इसे सिलिशियस, आर्जिलेशियस या कैलकेरियस किसी भी केमिकल ग्रुप में हम नहीं रखते हैं। ठीक है, तो कोल और लिग्नाइट की एक ही कहानी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि जो मेन कोल है उससे लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा थोड़ी कम होती है। अब बात करते हैं चॉक के बारे में। तो चॉक सेडिमेंट्री है, ऑर्गेनिक है और स्ट्रेटिफाइड भी है। तो यहाँ पर क्या है, चॉक की कहानी जो है वो थोड़े से कोल से बिल्कुल अलग है ना, क्योंकि कोल पौधे से बनती है, जबकि चॉक जो है वो समुद्र में रहने वाले जो छोटे छोटे जीव होते हैं, इसको माइक्रोस्कोपिक मरीन ऑर्गेनिजम्स कह देते हैं, उसके अवशेषों से बनता है क्या, चॉक बनता है। ठीक है, तो ये जो सूक्ष्म जीवों के सेल होते हैं, स्केलेटन जो होते हैं, मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और जब ये जीव मर जाते हैं तो उनके शेल समुद्र के तली में लाखों वर्षों तक जमा होते रहते हैं और बाद में यही जमा हुआ पदार्थ जो है वो दब करके चॉक रॉक बन जाता है ना। चॉक रॉक कैसे बनता है आप समझ गए। इसलिए चॉक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक क्यों है भाई, क्योंकि समुद्र के तली में जमा हुई है ये, है ना। फिर है ये ऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि इसका स्रोत जो है वो जीवित समुद्री जीव है ना। और ये स्ट्रेटिफाइड क्यों है, क्योंकि लेयर बाय लेयर जमा होती है, इसलिए स्ट्रेटिफाइड है। चूँकि इसके शेल जो हैं मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इसलिए इसका केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो कैलकेरियस कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें स्पष्ट है। अब बात करते हैं फॉस्फोरिफेरस लाइमस्टोन की। फॉस्फोरिफेरस लाइमस्टोन बिल्कुल चॉक की तरह ही है। अब समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ क्या है कि फॉस्फोरिफेरस जो लाइमस्टोन है, इसको समझने से पहले फॉसिल का अर्थ समझिए। तो फॉसिल का मतलब क्या होता है, फॉसिल का मतलब जीवाश्म होता है प्योर हिंदी में, है ना। तो फॉसिल किसी प्राचीन पौधे या जीव को का जो सुरक्षित रिमेन्स था, जो अवशेष था, उसकी जो छाप है, जो इम्प्रेशन है वो है ना। मतलब करोड़ों वर्ष पहले समुद्र में रहने वाले बड़े और छोटे जीव जैसे शेलफिश हो गया, कोरल्स हो गए, है ना, वो सब क्या होते थे, मर जाते थे। और उनके शेल और स्केलेटन जो है मुख्य रूप से, स्केलेटन मतलब हड्डियाँ, है ना, तो उसके जो हड्डियाँ हैं मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते थे। और ये समुद्र के तली में जमा होते गए और समय के साथ उन पर नई सेडिमेंट्स की परतें चढ़ती गई, है ना। और लाखों वर्ष के बाद क्या होता है, ये परतें दब करके लाइमस्टोन बन गई। लेकिन इस लाइमस्टोन में जीवों के फॉसिल्स आज भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये जब स्पष्ट दिखाई देते हैं इसलिए इसको हम फॉस्फोरिफेरस लाइमस्टोन कह देते हैं। क्लियर है। तो चूंकि इसका निर्माण जो है समुद्र में जमा हुए जीवों के अवशेषों से हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, जमा होने से हुआ है, इसलिए सेडिमेंट्री रॉक कह देंगे। और जीवों से बनने के कारण इसको हम क्या कह देंगे, ऑर्गेनिक भी, यहाँ है ना, ऑर्गेनिक भी कह देंगे इसको। क्लियर, ऑर्गेनिक रॉक भी कहेंगे क्योंकि जीवों से बना है ये। और इसका जमाव जो है वो लेयर बाय लेयर हुआ है, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कह देंगे। तो शेल्स और स्केलेटन मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इसलिए कैलकेरियस के अंदर भी आता है। ठीक है, फिर बात करते हैं लेटेराइट की। अब लेटेराइट की बात करते हैं तो लेटेराइट उन रॉक्स में से है जिन्हें सबसे अधिक गलत समझा जाता है। क्यों भाई, देखें यहाँ पर अधिकांश सेडिमेंट्री रॉक्स जो है कहीं और से ट्रांसपोर्ट होकर के जमा होती है, लेकिन लेटेराइट जो है अपनी पेरेंट रॉक के ऊपर ही बनती है, इसलिए इसको हम रेसिजुअल भी कह देते हैं, रेसिजुअल रॉक्स भी कह देते हैं। क्यों, मान लो कि ये पेरेंट रॉक है इसका, ठीक है, बहुत वर्षा हुई है, बहुत टेम्परेचर पड़ा है, इस पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, तो इसके जो
आपके सिलिका वाले पोर्शन है वो लीचिंग होकर के बाहर निकल गई। लेकिन इसमें जो अवशेष हैं जैसे कि आयरन है, ये पानी में तो घुल नहीं सकता, तो लीचिंग इसकी हो नहीं सकती है ना। और जैसे कि एल्युमिनियम है, तो ये सारे इसमें बचे ही रह जाते हैं, बाकी चीज़ बाहर निकल जाते हैं। तो जो बचे हुए रॉक ही है यहाँ पर, वही इसको क्या कह देते हैं, रेसिडुअल कह देते हैं। तो बचे हुई चीज़ को हम रेसिडुअल कहते हैं, है ना। तो रेसिडुअल क्यों कहते हैं ये तो मैं आपको बता दिया, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या, यहाँ पर बात करते हैं कि लेटेराइट बनने का जो सबसे आवश्यक जो एक कंडीशन है वो क्या है कि हेवी रेनफॉल होता है और हाई टेम्परेचर होता है। तो लगातार वर्षा होने पर वर्षा का पानी चट्टानों में प्रवेश करता है और उनमें जो प्रेजेंट होते हैं सिलिका, है ना, सिलिका जो प्रेजेंट होते हैं और जो और भी कोई अन्य घुलनशील पदार्थ भी होंगे, तो उसको धीरे धीरे धो करके नीचे ले जाता है और इसी प्रोसेस को हम लीचिंग कह देते हैं, ठीक है। धो करके नीचे ले जाने के प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। लेकिन आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है आसानी से उसमें नहीं घुलते, इसलिए वे वहीं पर बचे रह जाते हैं और लाखों वर्षों तक यही प्रक्रिया चलते रहती है और अंत में लाल और भूरी, है ना, मतलब रेडिश और ब्राउन लेटेराइट बन जाती है, ठीक है। तो इसका कलर भी आप समझ गए लेटेराइट की होती है। और मुख्य रूप से लाल और भूरी कलर इसलिए होती है क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। तो जहाँ भी आयरन का प्रेजेंस होगा वो लाल कलर आ ही जाता है। जैसे देखोगे कई इलाके में पानी से अगर हम कपड़े धोते हैं और उसमें आयरन मौजूद होता है तो कपड़े पर लाल लाल दाग से भी हो जाते हैं, है ना। तो आयरन जो है वो लाल कलर होने का एक प्रमाण भी होता है। अब जरा बात करते हैं कि अब लेटेराइट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है ना। सेडिमेंट्री क्यों है आप इस चीज़ को समझ गए, ठीक है, क्योंकि पुराने वाले से ही टूटकर ये बना है एक तरीके से। लेकिन रेसिडुअल सेडिमेंट्री रॉक है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट होकर के नहीं बल्कि अपने मूल जगह पर ही बनी है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, रेसिडुअल कह देते हैं। और दूसरी बात क्या है कि इसमें डिपोजिशन की लेयर्स नहीं बनती, इसलिए ये अनस्ट्रेटिफाइड ही होते हैं, ठीक है। और इसमें एल्यूमिना और क्ले मिनरल्स की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, आर्जिलेसियस कह देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको क्यों आर्जिलेसियस कहते हैं ये बात आप समझ गए। और इसका लाल रंग जो होता है मुख्य रूप से आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ये भी बात मैं आपको समझा दिया। बात करते हैं बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट जो है वो लेटेराइट का ही एक कह सकते हैं कि अधिक विकसित रूप है बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट किसका अधिक विकसित रूप है, तो लेटेराइट का। तो इसकी कहानी भी हेवी रेनफॉल और लीचिंग से ही शुरू होती है। तो वर्षा का पानी लगातार सिलिका और अन्य जो घुलनशील पदार्थ हैं उसको धो करके निकाल देती है ना। और यदि ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती रहती है तो अंत में क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है यानी Al2O3 जो है इसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और बॉक्साइट बनती है। इसलिए बॉक्साइट भी क्या आपका सेडिमेंट्री रॉक है, रेसिडुअल रॉक भी है। क्यों, क्योंकि पेरेंट रॉक के ऊपर ही बनती है, जैसे लेटेराइट में मैं आपको समझाया था, है ना। और कहीं ट्रांसपोर्ट भी नहीं होती। फिर है कि इसमें लेयर्स नहीं होती, इसलिए ये अनस्ट्रेटिफाइड भी है। और दूसरी बात क्या है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इसको हम किस ग्रुप में रखते हैं, आर्जिलेसियस ग्रुप में रखते हैं। तो बाकी बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट है। तो बॉक्साइट का सबसे महत्वपूर्ण एक महत्व ये है कि एल्यूमिनियम का प्रमुख जो ओर होता है ना, सबसे बड़ा ओर जो है एल्यूमिनियम का ये बॉक्साइट ही होता है। ओर बोलते हैं कच्चा रूप को, है ना, किसी मेटल के कच्चा रूप को क्या बोल देते हैं हम, उसका ओर कह देते हैं। तो यही कारण है कि इसका आर्थिक महत्व भी लेटेराइट से कहीं ज़्यादा होता है क्योंकि हम इससे क्या करते हैं, एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रोसेस सेम है जैसे कि लेटेराइट में था। अब बात करते हैं आगे। अगला है आपका मार्बल। अब यहाँ पर समझो मार्बल जो है इसमें क्या है कि मेटामॉर्फिज्म इसमें हम देखते हैं ना। इसमें हम मार्बल में क्या देखते हैं, मेटामॉर्फिज्म देखते हैं, मेटामॉर्फिक है ये। तो इसकी जो पेरेंट रॉक है वो लाइमस्टोन होती है। जब लाइमस्टोन पृथ्वी के भीतर मैग्मा के संपर्क में आती है, मतलब उसके कांटेक्ट में आती है और बहुत अधिक हीट प्राप्त करती है, किससे, उस मैग्मा से, तो वो पिघलती नहीं है, जबकि उसके कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे जो कण होते हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, यानी कि रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, मतलब बड़े बड़े होकर के बड़े क्रिस्टल बना लेते हैं। और यही प्रक्रिया लाइमस्टोन को मार्बल में बदल देती है। इसी कारण मार्बल को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कह देते हैं, क्योंकि इसका निर्माण मुख्य रूप से हीट के कारण होता है। इसलिए इसको हम किस में रखते हैं, थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक में, जिसको कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक भी माना जाता है। और मार्बल में प्रेशर के कारण मिनरल्स की पैरेलल अलाइनमेंट नहीं होती है, इसलिए ये नॉन फॉलिएटेड रॉक भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखोगे। थर्मल क्यों है, क्योंकि थर्मल तो मैं बता दिया वही वाली बात, मतलब थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक या फिर कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक है।
नॉन फॉलिएटेड क्यों है? क्योंकि इसमें पैरेलल अलाइनमेंट मिनरल्स की नहीं होती है और इसकी केमिकल कंपोजिशन लगभग वही रहती है जो इसके पेरेंट जो रॉक होती है यानी कि लाइमस्टोन होती है। तो क्या है लाइमस्टोन का? कैल्शियम कार्बोनेट उसका मेन कंपोजिशन है। इसलिए केमिकल क्लासिफिकेशन में मार्बल को हम किस में रखते हैं? कैलकेरियस में रखते हैं। क्लियर है सारी बातें? फिर है क्वार्ट्जाइट। तो क्वार्ट्जाइट की अगर बातें करें तो यहाँ पर क्वार्ट्जाइट जो है ये जो है ये मेटामॉर्फिक है। और किससे शुरू होती है इसकी कहानी? सैंडस्टोन से, है ना। तो सैंडस्टोन में पहले ही क्वार्ट्ज जो है यानी सिलिका SiO2, ये जो सिलिका है बहुत अधिक होता है। और जब यह सैंडस्टोन पृथ्वी के भीतर मैग्मा के कांटेक्ट में आती है तो बहुत ही अधिक हीट मिलने के कारण क्वार्ट्ज के जो कण होते हैं वो केवल आपस में दबते नहीं बल्कि रिक्रिस्टलाइज होकर के एक दूसरे से मजबूती से जुड़ जाते हैं, है कि नहीं। तो ध्यान रहे कि सैंडस्टोन पिघलती नहीं है बल्कि उसके क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं, मतलब पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। और इसी कारण क्वार्ट्जाइट सैंडस्टोन की तुलना में बहुत अधिक कठोर होता है, हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा मजबूत भी होती है। ठीक है, इसलिए क्वार्ट्जाइट मेटामॉर्फिक रॉक है। क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक क्यों है? क्योंकि सैंडस्टोन का ये रूपांतरित रूप है और इसका निर्माण मुख्य रूप से हीट के प्रभाव से होता है। इसलिए हम इसको थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक में रखते हैं या फिर कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक में रखते हैं। और इसमें प्रेशर के कारण मिनरल की पैरेलल अलाइनमेंट नहीं होती, इसलिए ये नॉन फॉलिएटेड भी है ना। और क्योंकि इसका जो मुख्य केमिकल कंपोजिशन है वो क्वार्ट्ज है यानी कि सिलिका है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? सिलिशियस रॉक भी कह देते हैं। तो क्वार्ट्जाइट की स्टोरी खत्म। फिर बात करते हैं स्लेट। स्लेट हम तब भी बता दिए थे जब शेल को बता रहे थे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, स्लेट को देख लेते हैं एक बार। स्लेट जो है वो शेल का ही मेटामॉर्फिक रूप है ना। मतलब कि शेल की मेटामॉर्फिक संतान कौन है? स्लेट है। इसके पेरेंट कौन हो गए? शेल हो गए, है ना। तो शेल पहले से ही क्ले रिच सेडिमेंट्री रॉक होती है ना। शेल के बारे में बता चुका हूँ, ये वाला शेल जो क्ले से बनती है तो सेडिमेंट्री रॉक होती है, वो क्ले रिच होती है। जब शेल को केवल हीट ही नहीं बल्कि हीट के साथ डायरेक्टेड प्रेशर, है ना, डायरेक्टेड मतलब किसी विशेष दिशा में उसको दबाव मिलता है तो उसके जो क्ले मिनरल्स हैं एक दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, अलाइन होने लगते हैं। और इसी कारण स्लेट पतली पतली चादरों में मतलब शीट्स में आसानी से टूट भी सकती हैं कि तोड़ोगे तो इस गुण को स्लेटी क्लीवेज भी कहते हैं, टूटने वाले गुण को, है ना। और यही स्लेट की सबसे बड़ी पहचान होती है। इसलिए स्लेट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, फिर इसका निर्माण हीट और डायरेक्टेड प्रेशर दोनों से होता है, इसलिए इसको हम किस में रखते हैं? डायरेक्टेड हीट भी, मतलब हीट के साथ साथ डायरेक्टेड प्रेशर भी है, तब उसको हम डायनेमो थर्मो मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं या फिर रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक भी कह देते हैं। तो प्रेशर के कारण मिनरल्स के जो मतलब मिनरल्स जो है वो पैरेलल हो जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं? फॉलिएटेड भी कह देते हैं। तो डायनेमो थर्मल क्यों कहते हैं समझ गए, फॉलिएटेड भी क्यों कहते हैं आप समझ गए। और स्लेट में मुख्य रूप से इसका जो केमिकल का जो नेचर है वही रहता है जो शेल का रहता है ना। मेटामॉर्फिज्म होने के बावजूद भी इसका केमिकल नेचर लगभग सेम रहता है और उसमें एल्यूमिना रहता है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं? आर्जिलेसियस कह देते हैं। एल्यूमिना फिर क्ले रहता है इसलिए। फिर यहाँ पर बात करते हैं सिस्ट की। तो सिस्ट को समझने के लिए आप समझो कि मेटामॉर्फिज्म का ग्रेड जो है वो समझना ज़रूरी है। ठीक है, मेटामॉर्फिक जो है ये क्यों है ज़रा समझते हैं। तो यदि शेल है, शेल पर हीट और प्रेशर बढ़ते जाएं तो पहले स्लेट बनती है। यदि वही प्रक्रिया और अधिक समय तक चलती रहे तो मिनरल्स और बड़े होने लगते हैं, मतलब उसका क्रिस्टल और बड़ा होने लगता है ना। और विशेष रूप से माइका के बड़े बड़े, माइका ध्यान रखना, माइका के बड़े बड़े क्रिस्टल्स भी बनने लगते हैं वहाँ पर। तो यही रॉक आगे चल करके सिस्ट बन जाती है। इसलिए सिस्ट को स्लेट से अधिक मेटामॉर्फोस्ड रॉक माना जाता है। ठीक है, और इसी कारण सिस्ट भी मेटामॉर्फिक रॉक है। और क्यों है ये आप समझ गए। तो इसका निर्माण हीट और डायरेक्टेड प्रेशर दोनों के वजह से होता है, इसलिए इसको हम किस में रखते हैं? डायनेमो थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर रखते हैं, जिसको रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। ठीक है, और माइका जैसे मिनरल्स एक दिशा में अलाइन हो जाते हैं, इसलिए ये स्पष्ट रूप से फॉलिएटेड रॉक होती है। क्लियर है, तो फॉलिएटेड क्यों है इस बात को अभी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। तो इसी कारण से तो सारी बातें तो यहाँ पर स्पष्ट है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या, अब बात करते हैं नेइस के बारे में। हाँ समझो ज़रा, ये नेइस है, मेटामॉर्फिक भी है, प्लूटोनिक भी है, और फिर रीजनल भी है और फॉलिएटेड भी है। समझते हैं वन बाय वन करके। तो यहाँ पर क्या है, नेइस को मेटामॉर्फिज्म के रूप में, थोड़ा सा मैं डोर क्लोज करके आता हूँ, एक सेकेंड रुकना आप लोग। तो हम बात कर रहे थे नेइस के बारे में, है ना। यहाँ
तो ये मेटामॉर्फिक भी है, प्लूटोनिक है, रीजनल भी है और फॉलिएटेड भी है। क्यों है ज़रा समझते हैं वन बाय वन करके। तो यहाँ सबसे समझो कि नेइस जो है वो मेटामॉर्फिज्म की सबसे जो विकसित अवस्था है ना, मतलब हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म है वो है ये। मतलब कि सीस्ट पर, ये भी सीस्ट से ही बना है एक तरीके से, ठीक है। तो सीस्ट पर हीट और प्रेशर बहुत अधिक अगर बढ़ जाए तो उसके मिनरल्स अलग अलग बैंड्स में व्यवस्थित होने लगते हैं। और प्रेशर भी कैसा, डायरेक्टेड प्रेशर है ना, मतलब विशेष दिशा वाली प्रेशर। तो हल्के रंग के मिनरल्स होते हैं क्वार्ट्ज और फेल्स पर, और एक बैंड में गहरे रंग के मिनरल्स जिसको, मतलब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं ना, बायोटाइट होता है, हॉर्न ब्लेंड होता है, तो ये सारे होते हैं। तो दूसरी बैंड भी इसमें आ जाते हैं, बैंड मतलब पट्टियाँ उसमें नज़र आने लगती हैं। तो इस कारण से नेइस में लाइट और डार्क रंग की बहुत सारे बैंड्स दिखाई देते हैं, मतलब ऑल्टरनेटिव बैंड्स भी दिखाई देते हैं। और ये किस में दिखाई देते हैं, ये नेइस में दिखाई देते हैं, ठीक है। और यही जो बैंडिंग है इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, मतलब अलग अलग कलर के बैंड्स वहाँ पर नज़र आएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे अलग अलग कलर में जो बैंड्स हैं वो दिखाई देंगे। क्लियर, तो यहाँ समझ गए। तो नेइस मेटामॉर्फिक रॉक है, क्यों है अब समझ गए। और अधिकांश जो बुक्स हैं ना उसमें इसको किस में रखा जाता है, नेइस को रीजनल वाले में, है ना, प्लूटोनिक या फिर रीजनल, जिसको डायनमो थर्मल भी कहते हैं। तो उसका परिणाम इसको समझा जाता है। क्लियर है, तो सारी बातें समझ गए। फिर फॉलिएटेड क्यों है आप समझ गए, क्योंकि इसके मिनरल्स जो हैं वो बिल्कुल ही एक फिक्स डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। फिर बात करते हैं आगे, ज़रा देख लो। यहाँ पर है हॉर्नफेल्स, है ना, यहाँ पर समझते हैं हॉर्नफेल्स को। ज़्यादा नहीं बचा है, बस 4 बचे हैं, चारों को हम समझ लेते हैं। हॉर्नफेल्स है, ये मेटामॉर्फिक भी है, थर्मल भी है और नॉन फॉलिएटेड है। क्यों, क्योंकि हॉर्नफेल्स को सबसे पहले उसकी पेरेंट रॉक से नहीं पहचाना जाता। किससे पहचाना जाता है, उसके बनने के तरीके से पहचाना जाता है। तो जब मैग्मा किसी शेल है ना, जो क्ले वाला शेल होता है, फिर मड स्टोन या फिर अन्य जो क्ले रिच रॉक होते हैं उस रॉक के बहुत पास आ जाती हैं, तो उसके आसपास के रॉक्स को बहुत अधिक हीट मिलती है। लेकिन यहाँ प्रेशर बहुत कम होता है, केवल हीट के कारण और रॉक के मिनरल्स जो होते हैं वो रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि प्रेशर एक दिशा से नहीं लगता, इसलिए मिनरल्स किसी एक दिशा में अलाइन नहीं होते। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हार्ड भी होता है, डेंस भी होता है, फाइन ग्रेन रॉक भी बनती है, जिससे हम क्या कह देते हैं, हॉर्नफेल्स कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ अलाइन नहीं होता, इसलिए नॉन फॉलिएटेड भी हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो इसका निर्माण जो है मुख्य रूप से हीट के कारण होता है, इसलिए इसको हम किस में रखते हैं, थर्मल में रखते हैं, मतलब कि कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक भी कहलाती है ये। और डायरेक्टेड प्रेशर ना होने के कारण इसमें फॉलिएशन भी विकसित नहीं होता, इसलिए इसको हम नॉन फॉलिएटेड रॉक में रखते हैं। और इसकी केमिकल कंपोजिशन उसके पेरेंट रॉक पर निर्भर करती है, ठीक है। इसलिए इसको किसी निश्चित केमिकल ग्रुप में, मतलब कि ना सिलिशियस में, ना आर्जिलेसियस में, ना कैल्केरियस में रखते हैं, क्योंकि ये जिस भी इसका पेरेंट जो रॉक है उसके ऊपर ये डिपेंड हो जाएगा। और हॉर्नफेल्स जो है ना, हॉर्नफेल्स, इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो इसके मतलब ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और डेंस स्ट्रक्चर की भी होती है और फाइन टेक्सचर भी इसका होता है। तो कई बार इसको हम बेक्ड रॉक भी कह देते हैं। ध्यान रखना, कई बार अगर एग्जाम में पूछ दे कि बेक्ड रॉक, बेक्ड का मतलब पकाया हुआ रॉक है ना, तो पकाया हुआ रॉक अगर पूछ दे कि किसको कहा जाता है, तो हॉर्नफेल्स को ही कहा जाता है, क्योंकि मैग्मा की गर्मी ने इसको क्या किया है, मानो कि पका दिया है, बेक कर दिया है, इसलिए इसको बेक्ड रॉक भी कह देते हैं। फिर बात करते हैं ग्रेनुलाइट के बारे में। ये मेटामॉर्फिक होता है, प्लूटोनिक होता है, नॉन फॉलिएटेड होता है। तो ग्रेनुलाइट जो है वो मेटामॉर्फिज्म की सबसे एक हाई ग्रेड की रॉक्स में से भी एक है ना। इसका निर्माण पृथ्वी के बहुत अधिक गहराई में डीप क्रस्ट में होता है, यहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक होता है और प्रेशर भी काफ़ी अधिक होता है। लेकिन यहाँ प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्म प्रेशर होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म प्रेशर मतलब सारे डायरेक्शन से लग रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्टेड प्रेशर नहीं होता, यूनिफॉर्म प्रेशर होता है। इसलिए मिनरल्स पर किसी एक दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता है और वो पैरेलल लेयर्स नहीं बनाते हैं ना। और इसके बजाय ये क्या करते हैं, मिनरल्स जो है वो रिक्रिस्टलाइज होकर के ग्रैनुलर टेक्सचर में बदल जाता है, इसलिए इसका नाम भी ग्रैनुलाइट पड़ा है ना। नॉन फॉलिएटेड है क्योंकि डायरेक्टेड प्रेशर तो होता नहीं है, बहुत गहराई में होता है, इसलिए प्लूटोनिक है, मेटामॉर्फिक है। ये बात भी आप समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है। अब आगे जरा बात करते हैं। यहाँ पर है मीलोनाइट। तो मीलोनाइट के बारे में हम तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं।
यहाँ पर क्या है कि ये हीट से नहीं होता है, ये मीलोनाइट जो होता है वो किस में बनता है, मीलोनाइट फॉल्ट जोन में लगातार होने वाली जो क्रशिंग और शेयरिंग होती है उससे बनती है। जब पृथ्वी के दो बड़े चट्टानें यानी कि फॉल्ट के दोनों ओर एक दूसरे के इर्द गिर्द जब खिसकते रहते हैं तो उनके बीच रॉक्स पर बहुत अधिक दबाव होता है, यानी कि फ्रिक्शन भी पड़ता है, प्रेशर भी पड़ता है। इस लगातार शेयरिंग के कारण मिनरल्स टूटते भी हैं और स्ट्रेच भी होते हैं, एक दिशा में व्यवस्थित भी हो जाते हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इसमें बैंडेड भी दिखाई देता है, मतलब बैंड्स भी दिखाई देते हैं, इसलिए फॉलिएटेड हो जाता है। ठीक है, और फॉलिएटेड हो जाता है, इस चीज़ को आप समझ के फिर यहाँ पर बात करते हैं क्या कि इसका निर्माण जो होता है फॉल्ट जोन में होता है, क्रशिंग और शेयरिंग से होता है, इसलिए इसको हम कैटाक्लेस्टिक मेटामॉर्फिक रॉक भी कह देते हैं। ठीक है, और मेटामॉर्फिक क्यों है ये बात को तो आप समझ ही गए, है ना, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। फिर आखिरी आपका बच जाता है फॉल्ट ब्रेसिया, है ना, तो फॉल्ट ब्रेसिया की बात कर लेते हैं। इसका नाम है कैटाक्लेसाइट। तो फॉल्ट ब्रेसिया जो है वो फॉल्ट जोन में ही बनती है, लेकिन इसकी कहानी थोड़े से मीलोनाइट से बिल्कुल ही अलग है, थोड़ी सी अलग है। क्यों? क्योंकि यदि फॉल्ट के दोनों ओर के रॉक अचानक टूट जाएं और उनके बड़े बड़े एंगुलर फ्रेगमेंट्स वहीं जमा हो जाएं तो क्या होता है, वो सीमेंट होकर के फॉल्ट ब्रेसिया बन जाते हैं। तो यहाँ पर रॉक इतनी नहीं पिसती जितनी कि मीलोनाइट पिसती है, पीस करके छोटे छोटे हो जाती है, महीन बन जाती है। लेकिन ये जो है ना फॉल्ट ब्रेसिया ये एंगुलर शेप में पीसेस में बने रहती है वहाँ पर, इसलिए इसको हम कैटाक्लेसाइट भी कह देते हैं। ठीक है, एंगुलर रहने की वजह से। तो इसी के कारण से क्या होता है कि फॉल्ट ब्रेसिया मेटामॉर्फिक रॉक भी है, इसका निर्माण फॉल्ट जोन में क्रशिंग के कारण होता है, इसलिए इसको हम कैटाक्लेस्टिक भी कह देते हैं। क्लियर है? तो सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर ये फॉलिएटेड है भाई, फॉलिएटेड है क्यों, इसका फॉलिएटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका फ्रेगमेंट जो है वो किसी फिक्स डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, मतलब इसके जो मिनरल्स होते हैं। ठीक है, हालांकि कई सारे बुक में इसको नॉन फॉलिएटेड भी समझा गया है, लेकिन यहाँ के हिसाब से अभी फॉलिएटेड ध्यान रखो। ठीक, कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, लेकिन इसकी बस यही कहानी है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे और चीज़ों को याद रख रहे होंगे। काफ़ी डिटेल में बता दिया हूँ, लेकिन अगर आप चाहोगे कि पूरा क्लासिफिकेशन जितना क्लास में लिया हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के, अगर एक शॉर्ट में मतलब विदिन 1 आवर में शॉर्ट में अगर मैराथन क्लास के रूप में लाऊं तो मुझे आप कमेंट करके बताना, मैं इसके लिए अलग से एक मैराथन क्लास लाऊंगा और हर चीज़ इंक्लूडिंग ये पूरा टेबल शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल में समझाना पड़ा इसलिए वीडियो लंबी बनती चली गई। ठीक है, तो बारिश का मज़ा लेते हैं, बाहर निकल कर, काफ़ी अंदर में गर्मी है। तो चलिए, आप समझ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल करके कमेंट करके बताना कि आपको पसंद आ रहे हैं कॉन्सेप्ट या नहीं। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।